नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास में। तो ये हमारी दोस्तों क्लास नंबर 1 होने वाली है और ये आने वाली यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो जो भी उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम और उनसे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई में पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी 13 से 16 क्वेश्चंस लगभग इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 12 से प्लस ही क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलेंगे यूपीएसआई में। तो यूपी यहाँ पर टेस्ट में भी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। तो बताएंगे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन सा है, यानी जो सर्वोच्च न्याय देता है, सबसे ऊपर है, कौन हो जाएगा। तो सबसे नीचे कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा होता है। तो सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी कारखाने में जो बच्चे होते हैं उनको रोजगार करने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई है वह किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि निःशुल्क शिक्षा किस में है, तो आर्टिकल 21A में। लेकिन पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21A में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो जिसे बेगार भी कहते हैं, बेगार या जबरन श्रम, बेगार या जबरन श्रम यानी किसी को जबरदस्ती अगर श्रम करवाया जा रहा है तो कौन इसे क्या करता है, निषेध करता है, कौन इससे रोक लगाता है, मना करता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 32। तो क्या हो जाएगा, जबरन श्रम को रोक लगाता है अनुच्छेद 23। कौन सा है, अनुच्छेद 23, यानी आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) का F, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 108। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। देखिए व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, तो अनुच्छेद 300A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति के लिए। पहले यह क्या था, पहले यह आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 1978 में इसे विधिक अधिकार कर दिया गया, यानी इस पर अब कानूनी अधिकार हो गया। पहले क्या था, पहले मौलिक अधिकार था। तो किस में है अब आर्टिकल 300A में रखा गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लिखित है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच त्रिस्तरीय विवरण यानी 3 स्तर पर यहाँ पर सरकारें काम करेंगी। जैसे किसमें है, तो ये तीसरी, 5वीं, 7वीं, 12वीं। तो किसमें है, 7वीं अनुसूची में। किसमें है, 7वीं अनुसूची में। यानी शक्तियों को 3 स्तर में बांटा जाएगा। इसका मतलब ये था कि शक्तियों को 3 स्तरों पे बांटकर काम किया जाएगा। तो कौन कौन से होंगे,
संघ सूची हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगा और एक समवर्ती सूची हो जाएगा। 3 स्तर पर शक्तियों को बांटा जाएगा। अब देखिए, संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वह केंद्र बनाएगा। तो पूछा जाता है कि मूल संविधान में संघ सूची के कितने विषय थे। मूल संविधान में, ध्यान रखना है, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 97 थे। कितने थे? 97। और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं संघ सूची के। राज्य सूची के मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में, यानी समवर्ती सूची का मतलब जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, तो इसमें पहले 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए हैं। तो इन विषयों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? तो टोटल 12 अनुसूची होती है। 7वीं अनुसूची को हमने देखा, शक्तियों का बंटवारा। अब इसके बाद आता है यहाँ पर नगर पालिका। तो नगर पालिका किस अनुसूची में है? 4वीं, 9वीं, 12वीं, 6वीं। तो ये 12वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसे जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में। विषय पूछेगा कि कुल कितने विषय इसमें हैं, तो नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। किसमें है? 18 विषय कुल इसमें है। और इसी से संबंधित एक है पंचायत से संबंधित। कौन सा है? अनुसूची 11। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 9 और 2 का योग करेंगे तो 11 बनेगा। तो 11वीं अनुसूची इस तरीके से आप यहाँ पर रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके पद का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र उसकी 65 वर्ष तक। तो जो भी इसमें पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या तो 65 वर्ष उसकी उम्र पूरी हो। दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 70 वर्ष, 10 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकाल या तो 6 वर्ष का पूरा हो या तो उसकी उम्र 65 वर्ष तक पूरी हो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो अभी हमने देखा था 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और कितने विषय रखे गए हैं उसमें? तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। यानी कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 18 किसमें थे? 18 12वीं अनुसूची में थे। 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिका से संबंधित। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कौन सा यहाँ पर अधिनियम था? 1853 का, 1833, 1909 या 1813? देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को, यानी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर सकती है या व्यापार, उस समय तो शासन नहीं के लिए व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अकेले व्यापार कर सकती है। तो इसका एकाधिकार पहले प्राप्त था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया कि इसके अलावा और भी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं। तो केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूछेगा किसको छोड़कर? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इसी से 1813 से ही
जो मिशनरी थे उनको ईसाई धर्म के प्रचार का यहाँ पर क्या मिल गया, कह सकते हैं मतलब उन्हें छूट मिल गया, यानी वह ईसाई धर्म का प्रचार भारत में कर सकते हैं। किस यहाँ पर एक्ट से, तो 1813 से ही ईसाई धर्म का प्रचार, तो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इससे इन्हें छूट मिल गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। चरमपंथी नरमपंथी यानी गरम दल व नरम दल, तो इनके बीच जो मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, यानी कहाँ पर किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये फिर एक हो गए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कैनिंग, रिपन, मेयो या फिर डलहौजी। तो रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, और रिपन को ध्यान रखेंगे, रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से जल और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। तो जो जल और कुछ लवण को अवशोषित करता है वह कौन सा यहाँ पर अंग है, वह बड़ी आंत होता है। कौन सा होता है, बड़ी आंत जल को अवशोषित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी। तो 1919 में जो खिलाफत समिति बनाई गई थी, समिति बॉम्बे में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये लखनऊ से हुई थी 1919 में। कहाँ से, लखनऊ से 1919 में हुई थी, और समिति कहाँ पर बनाई गई थी, बॉम्बे में, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको कमेंट में लिखना है। डच भारत प्रांत, पूर्वी भारत प्रांत, ब्रिटिश संकलित प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत। तो उत्तर भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको आपको कमेंट में लिखना है। तो ये आज की दोस्तों क्लास थी। क्वेश्चंस थोड़े कम ही थे, तो बताएंगे कमेंट में कि क्लास कैसी लगी, फिर उसी हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और क्लास को थोड़ी यहाँ पर लंबी करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चंस का भी, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।